पेपर में समय तेज़ी से बीतता है। पता ही नहीं चला और आखिरी पेपर का दिन आ चुका था। इम्तिहान से पहले यही लगता है कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आखिरी इम्तिहान से पहले थोड़ा ठहर कर पिछला कुछ समय देखने का मन करता है। जैसे एक लंबी दोस्ती टूट रही हो, जैसे वो समय तितली बनकर हमेशा के लिए पीछे छूट रहा हो। इसीलिए शायद कॉलेज के आखिरी साल के आखिरी पेपर के बाद लोग एक दूसरे की शर्ट पर कुछ ऐसा लिख देना चाहते हैं जो वो हमेशा याद रहे। वो शर्ट घर लौटकर अलग रख दी जाती है। उस पर कभी गलती से नज़र आ जाती है तो एक बीते हुए साल, एक बीती हुई उम्र, धुंधला सा रास्ता, उम्र का लेखा जोखा मिलता है। कॉलेजों से निकलते वक्त सबके पास धुंधला सा रास्ता होता है, जिसके अंत में हम वो देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। सालों बाद वही शर्ट दोबारा देखने पर पता चलता है कि वो रास्ता हम भूल ही गए और आज जहाँ खड़े हैं वो तो किसी और की मंजिल थी। हमें ख्याल आता है कि हम इतने थके हुए हैं, इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी नहीं किसी और की मंजिल को अपना रास्ता समझ बैठे। विश्वास हो कि रास्ता सही है, फिर चाहे कितना भी लंबा हो, सफ़र हो, थकान नहीं होती। पेपर के आखिरी दिन मनोज सुबह 4 बजे उठा और पुणे की सड़कों पर निकल गया। बहुत देर तक उसके कान में साशा की आवाज़ गूंजती रही, मुझे भी बात करनी है। आखिर उसको क्या बात करनी थी? मनोज सड़क पर भाग रहा था, सांसें फूल रही थीं। उसके चेहरे पर ठंडी हवा लग रही थी। आखिरी पेपर बस कुछ देर में होने वाला था। उसको इस दिन का इंतज़ार था। भागते हुए वह कॉलेज से बहुत दूर निकल आया था। जब वह एक दिन थक गया तो एक जगह आकर रुका। यह पुणे का बस स्टैंड था। पुणे की सुबह अलसाई हुई थी, लेकिन बस स्टैंड पर हलचल थी। बस स्टैंड पर एक 20 साल का लड़का अपने पिता के साथ उतर रहा था। उस बस स्टैंड पर उसको वो खुद दिखाई दिया जब वह पहली बार पुणे आया था। साथ में उसके पापा थे। एक घबराया हुआ चेहरा, अजनबी शहर, छोटा सा बैग, खचिया भर उम्मीदें। पैंट की दोनों जेबों में घबराहट भरी हुई। शर्ट की जेब में कुछ दिखाने की पर्ची एक सस्ते से पेन के साथ अटकी हुई थी। वो बाप बेटा जैसे ही बस स्टैंड से बाहर निकले, ऑटो वालों की एक भीड़ ने उसको घेर लिया। बाप मोल भाव करने लगा। बेटा बाप को मोल भाव करता देख जीवन के वो पाठ सीख रहा था, वो जो बताकर नहीं सिखाए जाते। बाप और बेटा थोड़ा सा बाहर निकल आए। बाप एक तय समय पर हुए रुपए पर अटका हुआ था। ऑटो वाले अपने तय हुए रुपए पर अटके हुए थे। धीरे धीरे ऑटो वाले कम होने लगे। बेटा धीरे से फुसफुसाया, ले लेते हैं पापा। बाप ने कहा, थोड़ा आगे चलते हैं। बाप का ध्यान बेटे के भारी बैग पर गया। उसने पूछा, भारी तो नहीं है, चल पाओगे? बैग भारी था, लेकिन लड़के ने ना में सिर हिलाया। बैग में माँ के दिए हुए लड्डू उसको भारी बना रहे थे। लड्डू भारी नहीं थे, लेकिन माँ ने लड्डू को आने वाले सुख के डिब्बे में लपेट कर दिया था। आने वाला सुख भारी था। आने वाला और आकर चले जाने वाला सुख दोनों भारी होते हैं। सुख सबसे पहले हल्का तब होता है जब वो ठीक सामने हमारे हाथ में होता है। माँ ने कभी सुख को नहीं देखा था, बस आने वाले सुख की कहानियाँ सुनाती थी और उन्होंने भी सुनी थी। मनोज के गांव में एक सुख की नदी बहती थी, जिसमें रोज़ सुबह उसके पिता डुबकी लगाते थे। हर बार नहाने के बाद दुख शरीर पर चिपक जाता था। उसके पिता ने सुखी कैसे रहें कि सब किताबें पढ़ी थीं और जब भी किताब पढ़कर ख़त्म करते तो परचून वाले के यहाँ जाकर तराजू में खुद बैठकर अपने सुख और दुख को तोलते तो दुखी ही भारी निकलता है। उनको तराजू से नफ़रत हो गई थी। उनकी ज़मीन धोखे से भाइयों ने ले ली थी। वहाँ से होकर सड़क निकलेगी और खूब पैसा मिलेगा। मनोज के पिता जिसे अपना वकील समझते रहे, वह असल में भाइयों से पैसे लेता था। उसने दोनों तरह से पैसे कमाए।
पिता से केस जीतने के और भाइयों से केस हारने के। भाइयों के पैसे भारी पड़ गए। भाइयों के लिए वो ज़मीन थी, उनको सड़क दिखती थी। पिता के लिए वो खेत थे जिसकी मिट्टी में वह नदी से मिले हुए दुख को पोंछते। पिता केस हारने के बाद जब घर लौटे तो खाना खाए बिना सो गए। रात में जब सब सो गए तो वह उठे और अपने हारे हुए खेत में कपड़े उतारकर लौटते रहे। उस रात 2 तारे टूटे, एक आसमान में और एक खेत में। वह आए हुए मिट्टी में सने हुए और सो गए। अगले दिन वह सुबह देर तक सोते रहे। दिन चढ़ने पर जब वह उठे तो उनके सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। अगले कुछ दिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। घर वालों को ये भी लगा कि कहीं इनकी ज़बान तो नहीं चली गई है। नदी जीवन थी, पिता नाव, उनकी उम्मीदें पतवार। नदी में दुख की बाढ़ आ चुकी थी, पतवार छोटी पड़ चुकी थी, पर पिता ने नदी में डुबकी लगाना नहीं छोड़ा। दुख की नदी में बह बहकर जब उनके हाथ घिस दिए तब उन्होंने मनोज के हाथों को पतवार बनाने की ठान ली। मनोज उस समय MSc का 1 साल कर चुका था। जब उसको पिता का हाल पता चला तो उसने MSc की पढ़ाई छोड़कर लॉ करने की ठानी। वह पढ़ने में तेज़ नहीं था, लेकिन जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हमें अपनी हद से पार ले जाते हैं। दुख की नदी वैसे ही बहती रही। खेत से सड़क निकलने लगी। पिता घंटों उस सड़क को देखते रहे और रात में सबसे नज़र बचाकर उस सड़क पर जाकर लेट जाते और किसी ट्रक के आने का इंतज़ार करते। वो ट्रक आता ही नहीं। वह लंबे लंबे व्रत रखते, 2-3 दिन भूखे रहते। व्रत के समय खेत की मिट्टी उठाकर अपने बदन पर मल लेते। उनको कभी किसी ने भगवान का नाम लेते नहीं देखा था। अगर कोई कभी पूछता कि खा क्यों नहीं रहे हो तो कहते कि पूजा कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही कभी मंदिर गए। उनका भगवान मर गया था शायद, और अब वह दिनों दिन भूखे रह रहकर भगवान से मिलना चाहते थे। मनोज को लॉ की पढ़ाई करते हुए 2 साल हो गए थे। दोनों साल उसने टॉप किया था। सालों पहले उस दिन मनोज का आखिरी पेपर था। उस रात भी मनोज को ऐसे ही नींद नहीं आई थी जैसे आज नहीं आई थी। पेपर से पहले खबर आई कि पिताजी को एक ट्रक ने ठोकर मार दी है। उनको बहुत चोट लगी है। मनोज के कान में 30 साल पहले के वो शब्द गूंजने लगे। एक लड़का दूर से भागता हुआ आया और चिल्लाया, मनोज तेरे घर से फ़ोन आया था, जल्दी जा, कुछ इमरजेंसी है। कॉल के बाद मनोज के पास ऑप्शन था कि या तो वो अपने पिता से आखिरी बार मिल ले या फिर पेपर दे। समय कम था, तुरंत फैसला लेना था। उसने पिता से आखिरी बार मिलना चुना। पिता जैसे सांस रोककर मनोज के लिए ही रुके थे। उन्होंने मनोज के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा तुतला रहा हो। वह बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। मनोज के पास शब्द ही शब्द थे, लेकिन उसके पास एक भी शब्द नहीं था जो वह बोल पाए। आप ठीक हो जाएंगे, मनोज ने कहा। पिता ने तुतलाते हुए कहा, मैं कुछ कल नहीं पाया, कल केस है, तुम खेत को सड़क मत बनने देना। ऐसे शब्द बने ही नहीं हैं जिनको कह दिया जाए और सामने वाले का दुख पिघल जाए। वो सारे लोग जो दुख में सचमुच काम आते हैं, उनकी कोई बात याद नहीं रहती, बस वो थपकी, गले लगाना या स्पर्श याद रहता है। हमने भाषा सीखने में इतनी मेहनत की है कि हमें समझ ही नहीं आता कि चुप रहकर भी बात की जा सकती है। वहीं एक इंसान आसपास नहीं होता जिसके साथ बात बंद करके आराम से रहा जा सके। शब्द सब खराब कर देते होंगे। कुछ शब्दों को दुख में सांत्वना बनने से पहले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पिता की लाश जलाते हुए
मनोज की आंखों में गुस्से के आंसू थे कि उन्होंने उसके सिर पर इतना कुछ लाद क्यों दिया। उसको ये भी गुस्सा था कि तबीयत इतनी ख़राब होने पर भी वह व्रत क्यों रखते थे। लाश जलने की गर्मी चेहरे पर लग रही थी। मौसम ठीक पुणे के मौसम जैसा ठंडा था और वो गर्मी राहत दे रही थी, जैसे कोई जाने से पहले आखिरी बार सिर को सहलाता है। उस गर्मी ने मनोज के कानों में फूंका कि मान लो अब वह नहीं है, अब गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं। मनोज को उस समय याद आने लगा कि वह जो भी है उसमें उसके पिता का कितना बड़ा योगदान है। वो हर चीज़ को कर गुज़रने की ज़िद, वो फ़ायदे के लिए कायदा ना बदलने की ज़िद, अपने हक़ के लिए खड़े रहने की ज़िद। उसको बचपन की वो कहानियाँ याद आने लगी जब वह खेत पर खाना लेकर जाता था और वह दिन की नींद से पहले उसको कानों में फूंकते थे। मनोज जब पूछता कि वह कान के एकदम पास आकर ही कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, तो वह कहते कि तुम्हारे दिमाग में कहानियाँ छुपा रहा हूँ, बुरे वक्त में ये कहानियाँ काम आएंगी। बाहर शोर बहुत है, जब भी परेशान होना तो इनमें से कोई कहानी बाहर निकाल कर सुन लेना। मनोज को अपने पिता की बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ था। शायद कान में सबसे ज़्यादा ठंड इसलिए लगती है क्योंकि वहाँ से कहानियाँ बाहर आने को बेताब रहती हैं। ठंडी हवा मनोज के कान में घुल रही थी और उसे लग रहा था कि पिता कोई आखिरी कहानी छुपा रहे हैं। मनोज को पिता का कहानी सुनाता हुआ वो चेहरा याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने सामने जलते हुए पिता को देखा। उसको वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं, पिता का मुस्कुराता चेहरा दिखा। गांव में बहने वाली दुख की नदी के किनारे मनोज बहुत देर तक बैठा रहा। अस्थियों का कलश बहुत भारी था। मनोज ने हिम्मत करके जैसे ही अस्थियां प्रवाहित की, दुख की नदी का दुख सूखने लगा। पिता अपने साथ घर का सारा दुख बहा कर ले गए। ठीक उस क्षण मनोज के पिता ने अपने आप अपनी हर उम्मीद से मनोज को मुक्त कर दिया। मनोज जब उठा तो एकदम हल्का महसूस कर रहा था। मनोज को भगवान में कोई विश्वास नहीं था, पर उस पल उसने सोचा कि अगर कोई दूसरी दुनिया होती तो वह पिता को वहाँ पर एक खेत मिल जाए। वो सारी कहानियाँ जो पिता ने मनोज के कान में बोई थीं, उन्होंने मनोज को घेर लिया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कहानियाँ यादें बनकर उसके पूरे शरीर पर फैलने लगी। मनोज ने अपने दोनों हाथों से चेहरे को रगड़ा। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अपने पिता जैसी हो गई। जब वह उठकर चलने लगा तो उसकी चाल में थोड़े पिता भी थे। जब घर पहुँचे तो उसने अपनी माँ को पुकारा तो उसकी आवाज़ में पिता की आवाज़ थी। घर की सारी उदासी मनोज के बिस्तर पर आकर बैठ गई। रात में तारे देखते हुए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रात में चुपचाप उठा और बाहर सड़क पर आ गया। वह सड़क पर कुछ देर तक लेटा रहा। हवा तेज़ी से बह रही थी। मनोज को अपने सिर पर एक हाथ महसूस हो रहा था। सड़क पर पत्ते आवाज़ कर रहे थे और मनोज को पिता की तुतलाती आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एक पल में मनोज बाप हो गया था और पिता एक बच्चा बनकर पास में लेट गए। वह कब बिस्तर पर आया उसे पता नहीं और कब नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो हल्का महसूस कर रहा था। सूना हुआ घर इतना भारी नहीं लग रहा था। पिता का साथ रात के अंधेरे जैसा होता है, चुपचाप, और माँ सुबह की चहचहाहट जैसी। रिश्तेदारों के जाने के बाद उसको घर में बिखरे हुए काम दिखाई पड़े। उसने पिता की टेबल से उनकी एक कल्याण की डायरी उठाई। उसमें तमाम खर्चों के हिसाब थे। मनोज बहुत देर तक उस डायरी में खाली पन्ने जोड़ता रहा। वह हर पन्ना बड़ी उम्मीद से पलट रहा था कि शायद उसके लिए कोई बात लिखी हो। पिता अक्सर बोलकर नहीं बता पाते, इसलिए लिख कर छोड़ जाते हैं। पिता सबके सामने रो नहीं पाते, इसीलिए
छुप कर रोते हैं। पिता गले नहीं लगा पाते, इसीलिए माथे को सहलाते हैं। उसने एक पन्ना फाड़ा और घर के लिए ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बनाई। मनोज के लिए ज़रूरी चीज़ों को एक कागज़ पर लिखने की ये शुरुआत थी। घर में जितने काम थे उस लिहाज से मनोज के पास अब अगला 1 साल कॉलेज करने का समय नहीं था। उसको तुरंत ही काम शुरू करना था। उसने जब डायरी उठाकर रखी तो उसमें से चिपका हुआ एक पन्ना तैरकर नीचे गिरा। मनोज ने उस पन्ने को उठाया। उसमें लिखा था, सब हो जाता है, बस थोड़ी सी और कोशिश करनी होती है। मनोज ने उस कागज़ को संभाल कर रख लिया। संभाल कर, खासकर ज़्यादा संभाल कर रखी हुई चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं। अगले कुछ साल मनोज को अपने आप को और घर को खड़ा करना था। अपने आप को खड़ा करने में खेत का केस, अच्छी नसीहतें, वो कहानियाँ मनोज सब भूल चुका था। ऑटो की आवाज़ से मनोज का ध्यान टूटा। सामने बस स्टैंड पर बाप और बेटे को एक ऑटो वाले ने उनके तय किए हुए रुपए पर बिठा लिया था और ऑटो में बैठते ही पिता ने बेटे से कहा, सब हो जाता है, बस थोड़ी सी और कोशिश करनी होती है। मनोज को गांव का खेत याद आया, जहां की सड़क पर अब बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे। वह अगले 1 साल रुक नहीं सकता था। उसे कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने ही थे। ये वो दौर नहीं जब लॉ करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर देना होता। रिज़ल्ट आने के बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था और 20 दिन बाद आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार होते थे। मनोज के पिता साधारण ज़िंदगी जीना चाहते थे, जिसकी वजह से मनोज को लाइफ में सब कुछ असाधारण चाहिए था। वह सब कुछ चाहता था जो पिता के पास नहीं था। असाधारण ज़िंदगी के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। मनोज की एक विज़िट के दौरान आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस फ़र्ज़ करने वाले एक शख्स से मुलाकात हुई। वह अभी जेल में बंद था। पुलिस वालों से पैसे के लेन देन को लेकर उसकी लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से पुलिस वालों ने उसके खिलाफ़ फ़र्ज़ी केस बनाकर उसको जेल में डाल दिया था। मनोज को लॉ की प्रैक्टिस के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ फाइनल ईयर का रिज़ल्ट चाहिए था। एक फ़र्ज़ी डिग्री चाहिए थी और उस शख्स को बेल। कॉलेज का रिज़ल्ट आते ही गजेंद्र डिग्री लेकर उसके पास पहुंचा। उस आदमी ने हूबहू वैसी ही डिग्री बना दी जैसे कोई भटका हुआ कलाकार हो और फ़र्ज़ी चीज़ें बनाकर एक दुनिया से बदला ले रहा हो। हालांकि गजेंद्र और मीता के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी कि मनोज ने फ़र्ज़ी डिग्री बनवाई है। उन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट करने की बात भी कही, लेकिन बातों से ज़्यादा कोई मदद भी तो नहीं हो सकती थी। मनोज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि सही और गलत के पचड़े में पड़े। गजेंद्र के घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि मनोज को सपोर्ट कर सके। उस समय के हिसाब से वही सही था जो मनोज ने किया। हालांकि ये बात उतनी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। जब वह रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब उसके हाथ कांप रहे थे। रजिस्ट्रेशन हो गया। मनोज ने पहला केस उस शख्स का लड़ा। कुछ मिनट की बहस के बाद ही उसने प्रूव कर दिया कि उसके क्लाइंट को गलत इंटेंशन से जेल में डाल दिया गया है। उसके सारे केस खारिज हो गए। मनोज एकदम से लाइम टाइम में आ गया। उसके पास बहुत से केस आना शुरू हो गए। कोर्ट में सबको खबर हो गई थी कि कोई नया लड़का आया है जो बहुत तेज़ तर्रार है। जेल के बाहर मनोज उससे मिला और तय ये हुआ कि अब वे कभी नहीं मिलेंगे। और किस्मत से हुआ भी यही। उस आदमी के कई दुश्मन थे। जिस दिन वह जेल से निकला उसी शाम को उसको किसी ने मार दिया। अब केवल 3 लोग ऐसे थे जिनको मनोज की फेक डिग्री के बारे में पता था। मनोज ने शुरुआती कुछ सालों में प्रैक्टिस का एक ही मकसद रखा, पैसा कमाना। उसको पता था कि पैसा 2 तरीके से कमाया जा सकता था। पहला तरीका कि वो ज़्यादातर वकील अपनाते हैं, एक ही केस को लंबा खींचकर। दूसरा तरीका था केस जीतकर, अपनी पहचान बनाकर।
मनोज ने दूसरा तरीका चुना। धीरे धीरे उसने क्रिमिनल प्रैक्टिस से साथ जोड़ लिया था। मनोज तेजी में था। इस तेजी में उसने कभी अपने गांव की ज़मीन वाले मुकदमे पर ध्यान ही नहीं दिया था। जो मनोज दुनिया भर के केस जीत सकता था, वह अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने से पहले ही हार गया। जिस केस की वजह से वह वकील बनने चला था, बस वही एक काम अधूरा रह गया। आधे अधूरे काम, छूटे हुए वादे, भूले बिसरे लोग, कभी ना आने वाला कल, ये सब अगर ना हो तो जीवन के प्रति आस्था खत्म हो जाती है। इतने सालों बाद फाइनल ईयर के आखिरी पेपर का समय होने वाला था। इस पेपर के लिए मनोज को 30 साल का इंतज़ार करना पड़ा था। मनोज को अभी एक लंबी दूरी तय करनी थी। साशा आखिरी पेपर से पहले रात भर जागी थी। वह अपना सिलेबस इतनी बार रिवाइज़ कर चुकी थी कि उसकी उंगलियों तक को सब याद हो चुका था। पेपर होने में अभी 3-4 घंटे थे। सुबह होने वाली थी। चिड़ियों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। खिड़की से हल्की सी ठंडक चेहरे पर पड़ रही थी। उसने भागना शुरू कर दिया। वह पेपर से पहले स्माइलिंग अंकल से मिलना चाहती थी। उसको पता नहीं था कि वह मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन कई बार हम मंजिल के लिए नहीं, रास्ते के लिए ही रास्ता तय करते हैं। साशा के लिए ज़रूरी ये नहीं था कि अंकल मिलेंगे या नहीं, उसके लिए ज़रूरी था कि वह अंधेरे में एक तुक्का लगाए। उसका इस बार का पेपर अच्छा जा रहा था। ये पेपर वो मौका था जब लाइफ में एक बार मनोज को पीछे छोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं वह लॉ इसीलिए कर रही थी कि मनोज से बेहतर वकील होना चाहती थी। कई बार हम अपने आप को केवल इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि अपने घर वालों को परेशान करने का कोई और तरीका नहीं होता। अपने आप को दुख देकर असल में हम घर वालों को दुख पहुंचा रहे होते हैं। दूसरे को दिया हुआ दुख ही हमारी सज़ा होती है। साशा मनोज को परेशान करने के लिए अपने आप को किसी भी हद तक परेशान कर सकती थी। अनुषा सो रही थी। साशा धीमे से उठकर कॉलेज के बाहर आई। उसने भागना शुरू किया। उसको आसमान से जाता हुआ जहाज़ दिखाई दिया। जहाज़ की आवाज़ पकड़कर वह 2 साल पहले पहुंच गई। 2 साल पहले साशा अपनी 1 साल की लॉ की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आने वाली थी। मनोज और प्रिया दोनों एयरपोर्ट पर आने वाले थे, लेकिन हमेशा की तरह मनोज को कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए उसको लेने प्रिया पहुंची। साशा के जाने के बाद प्रिया की ज़िंदगी और घर दोनों एकदम खाली हो गए थे। उसको ऐसा लगने लगा था कि वह केवल इसलिए है ताकि मनोज को सपोर्ट कर सके, वरना अब उसकी कोई जगह ही नहीं रही है। साशा के कॉलेज जाने के बाद ही प्रिया को लगा कि वो आखिरकार क्या कर रही है। उसने 1-2 बार मनोज से बात की तो मनोज ने उसको मजाक में टाल दिया। मनोज के पास समय नहीं था और प्रिया के पास समय ही समय था। जब आदमी समय से साथ नहीं दे पाता तो उस खाली जगह को हर उस तरीके से खरीदने की कोशिश करता है जो पैसे और पावर से हासिल की जा सकती है। समय सभी पर धीरे से एक नई परत चढ़ा देता है, जिससे हम एक अलग इंसान हो जाते हैं, जिसकी शक्ल किसी ऐसे से मिलती है जिसको हम कभी अच्छे से जानते थे। लेकिन साशा का गुस्सा ये नहीं था कि मनोज प्रिया को समय नहीं देता या फिर उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा। जब प्रिया ने मनोज से अलग होने की बात कही तो पहले तो साशा को कुछ देर तक यकीन नहीं हुआ। साशा के दिमाग में मनोज की जो इमेज थी उसमें ये नया वाला मनोज फिट नहीं बैठता था। साशा को गए हुए 1 साल हुआ था, लेकिन जब वह घर लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। शाम को मनोज ने साशा के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। इस पार्टी में साशा और प्रिया के गिने चुने दोस्त थे। पार्टी में दिल्ली के एक से एक बड़े लोग आए थे। उस पार्टी में साशा और प्रिया की जान पहचान का केवल एक शख्स था, गजेंद्र। साशा, प्रिया और गजेंद्र एक कोने में बैठे हुए थे। वे तीनों ही नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़े ओढ़े थक चुके थे। अंकल यार,
आप समझाओ पापा को, साशा ने गजेंद्र से कहा। गजेंद्र खुद इस बदले हुए मनोज से हैरान था कि आखिर ऐसा कब हो गया। उसी पार्टी में मौका लगाकर गजेंद्र ने मनोज से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मनोज को बड़े बिजनेसमैन को हैंडल करना था, जिनको मनोज का सबसे ज़्यादा समय चाहिए था। उनके लिए मनोज था ही नहीं। वो लोग जो मनोज के लिए सबसे ज़रूरी थे, वे मनोज की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं थे ही नहीं। साशा को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह अखबार में उस पार्टी की फ़ोटो छपी थी। इन तस्वीरों में बस साशा और प्रिया नहीं थे। साशा प्रिया को लेकर मनोज से भिड़ गई। मनोज को लगा ही नहीं कि यह बात इतनी सीरियस है। एक दिन बाद गोवा में एक लॉ की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। मनोज ने कहा, तुम साथ चलो, हम वहाँ बात करेंगे। मनोज भूल चुका था कि साशा अब स्कूल में जाने वाली बच्ची तो नहीं है जो बात मान जाए। प्रिया के मना करने के बाद भी साशा मनोज के साथ इस उम्मीद से चल दी कि गोवा जाकर बात हो पाएगी। लैंड करते ही मनोज कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हो गया। साशा उसका इंतज़ार करती रही। शाम को एक बड़ी सी पार्टी थी जिसमें देश भर के बड़े वकील, प्रोफेसर, बड़ी लॉ फर्म के डेलीगेट, कुछ रिटायर्ड जज आए हुए थे। मनोज ने साशा को पार्टी में बुला लिया कि तुम आ जाओ, जल्दी निकल लेंगे और तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। प्रिया जानबूझकर ट्रिप पर नहीं आई थी, क्योंकि पहले भी वो ऐसी ट्रिप पर आकर बोर हो चुकी थी। गोवा में मौसम बहुत अच्छा था, होटल का कमरा अच्छा था, माहौल अच्छा था, लेकिन साशा को अच्छा नहीं लग रहा था। मनोज के बार बार बुलाने पर भी साशा नहीं आई। उसको पार्टी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग नहीं करनी थी। उसको अपने पापा के साथ आराम से बैठना था। उसको लड़ना था, पिता के लिए ज़िद करनी थी। क्या ये वही मनोज था जो साशा के छोटे से छोटे इवेंट के लिए अपने बड़े से बड़े अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया करता था? साशा को अपने पापा के उस वर्ज़न की याद आई जो अब था ही नहीं। हम लोगों को वैसे ही याद नहीं करते जैसे वो अब हैं, बल्कि उस वर्ज़न को याद करते हैं जो कभी था। साशा को अपने पापा के पुराने वर्ज़न की बहुत याद आई और एक वर्ज़न पर बहुत गुस्सा। वह मन मारकर पार्टी में देर से पहुंची। तमाम लोग उससे खुशी से मिल रहे थे, लेकिन साशा को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मनोज की नज़र साशा पर गई। मनोज ने इशारे से कहा, बस 2 मिनट, और अगले 2 घंटे में मनोज के 2 घंटे नहीं आए। जब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी साशा को लगा कि मनोज से बात नहीं हो पाएगी, तो वह पार्टी से जल्दी निकलकर वापस होटल आ गई। अकेलापन सबसे ज़्यादा भीड़ में आकर घेरता है। पार्टी में भीड़ ज़्यादा थी और साशा का अकेलापन भीड़ से थोड़ा सा ज़्यादा था। साशा धीरे से पार्टी से निकलकर बीच पर आ गई। वहाँ पर एक छोटे से बार में जाकर बैठ गई। यहाँ पर उन परिवारों को देखने लगी जो कि इम्परफेक्ट थे पर साथ थे। एक बच्ची जिसने सारा खाना अपने कपड़े पर गिरा दिया था, उसके पापा इरिटेट होते हुए उसके कपड़े धुलवाने ले जा रहे थे। एक बच्चे को उसकी मम्मी कहानियाँ सुनाकर एक एक कौर खिला रही थी। थके हुए समंदर की गंध हवा में तैर रही थी। समंदर की आवाज़ बार में चलने वाला म्यूज़िक दबा रहा था। लोगों की आवाज़ इतनी मिलीजुली आ रही थी कि कुछ भी सुना नहीं जा सकता था। मौका मिलते ही हमारे भीतर का खालीपन पूरी दुनिया में फैल जाता है। साशा का खालीपन बाहर से भर गया था। उस बार में साशा जैसे अकेली भी कुछ लोग बैठे थे, लेकिन साशा की नज़र उन पर नहीं गई। उसको वही दिख रहा था जो उसके पास नहीं था, जैसे जीभ उसी दांत पर बार बार जाती है जिसमें दर्द होता है। साशा का यहाँ भी मन नहीं लगा। साशा का रूम अलग था, लेकिन वह इतना गुस्से में थी कि वह मनोज के कमरे में ही बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। 11 बजे, 12 बजे उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। जैसे जैसे देर हो रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने मनोज को मैसेज किया, दिस इज़ नॉट डन पापा। साशा जब उठकर अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी,
तभी एक दरवाज़ा खुला और मनोज उससे बाहर निकला। साशा तो मनोज को देख पाई, लेकिन मनोज उसे नहीं। कमरे से पहले एक हाथ बाहर निकला। वो किसी औरत का हाथ था। उसने मनोज को गले लगाया हुआ था। वह मनोज पर झुके जा रही थी। नशे में कुछ बोल भी नहीं रही थी, लेकिन कुछ सही से सुनाई नहीं पड़ रहा था। उस औरत के होठ मनोज के पूरे चेहरे पर अपनी जगह बना रहे थे और मनोज रोक नहीं रहा था। मनोज उस औरत को अंदर छोड़ने के लिए दोबारा अंदर गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। साशा गुस्से में काँप रही थी। वह खड़ी रही। अगले 10-15 मिनट 10-15 साल के जैसे बीते। साशा ने सोचा कि दरवाजे की घंटी बजा दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब मनोज बाहर निकला तब मनोज की नज़र साशा पर गई। पीछे से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, डोंट गो मनोज। साशा ने मनोज को देखकर ऐसे नज़र चुराई जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। साशा अपने कमरे में आ गई। वह रात भर करवट बदलती रही। उस रात साशा को प्रिया की बहुत याद आई। अगले दिन सुबह मनोज ने नाश्ते के लिए साशा को फ़ोन किया। तुम कहाँ हो? तुम्हें किसी से मिलवाना है। साशा तब तक गोवा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मनोज ने कुछ समझाना चाहा, लेकिन साशा तब तक फ़ोन काट चुकी थी। घर पहुंचकर वह प्रिया को पकड़कर घंटों रोती रही। प्रिया उसे पूछती रही कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन साशा ने कुछ नहीं बताया। प्रिया को पता ही था कि मनोज के साथ कहीं जाने का मतलब है बस होटल में बैठकर बोर होते रहना। प्रिया के कई बार कोशिश करने के बाद साशा ने घंटों बाद रोना बंद किया। फिर भी कुछ देर नहीं बोली। ठीक उस पल साशा ने घर में लगी मनोज के साथ अपनी तस्वीरें देखी और उसे लगा कि वह इस घर में मेहमान है। ये घर उसका नहीं है। उसने दीवार पर लगी उन तस्वीरों को अपने भीतर टूटते हुए देखा। घर से निकलने से पहले अपने कमरे में खुद को बंद करके लंबी लंबी सांसें ली, जैसे कि वह आखिरी बार इस घर से जा रही हो। उसने अपने सब सामान को छूकर देखा। उसने अपनी सबसे ज़रूरी यादों को एक डिब्बे में पैक करके रख दिया था। चलने से पहले साशा ने अपनी आंखें बंद की। एक आंसू लुढ़क गया। कमरे में एक गहरी सफ़ेद याद की धुंध भर गई और बड़ी तेज़ी से कमरे से खाली होने लगी। साशा ने आंखें खोली तो पूरे कमरे में एक भी सामान नहीं था। वह एकदम अकेली थी। कभी ना कभी घर सभी का छूटता है, लेकिन कुछ लोगों के घर खो जाते हैं। असमय मृत्यु केवल लोगों की नहीं होती, घरों की भी होती है। खोए हुए घर की खबर अखबारों में नहीं आती। घरों के लिए कोई गुमशुदा तलाश केंद्र नहीं है। कोई पुलिस वाला इस तरह की छोटी घटना की FIR नहीं लिखता। खोए हुए घर को हमें सहेज कर अच्छे से तह करके अपनी यादों के हिडन फोल्डर में पासवर्ड लगाकर रखना पड़ता है। ये पासवर्ड हमारी आँखों का पानी होता है, जो सालों पुराने पछतावे के बाद, किसी को माफ़ करने के बाद, किसी से माफ़ी मांगने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, अस्थि विसर्जन के बाद जाकर कभी कभी गंगा जल बन जाता है। साशा ने निकलने के बाद पलटकर घर को नहीं देखा। वह और नहीं रोना चाहती थी। मनोज के दिल्ली पहुंचने से पहले साशा पुणे वापस लौट चुकी थी। साशा पिछले करीब आधे घंटे से भाग रही थी। पिछले 2 साल की बिखरी हुई तस्वीरें अलग अलग शेप और साइज़ में बार बार उसके पैरों से आकर टकरा रही थीं। उसने अपने चेहरे के पसीने को पोंछा। उसमें कुछ आंसू भी साथ पूछ गए। उसके थके हुए पैरों को खोए हुए घर की याद आई। हर सड़क उस घर तक ले जाती है जहां हम जाना चाहते हैं पर नहीं जा सकते। कहीं वापस लौटने का रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ते हों ही नहीं। चाय की दुकान खुल चुकी थी। स्माइलिंग अंकल वहाँ पर थे। साशा हाँफ रही थी। वह अंकल को देखकर मुस्कुराई। उनके पास आकर बैठ गई। पेपर में अब भी बहुत समय था। वह कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा हाँफ रही थी। उसको हाँफता देख स्माइलिंग अंकल बोले, आराम से,
मुझे जल्दी नहीं है। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनकी मुस्कुराहट से जीवन भर की सारी थकान मिट जाती है, आंसू पोंछने की वजह से या भागने की वजह से या फिर पेपर की अच्छी तैयारी होने की वजह से। साशा क्यों हल्का महसूस कर रही थी वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर सांस लेने के बाद और फिर चाय का पहला सिप लेने के बाद उसने हाथों में चाय की और चेहरे पर सूरज की गर्मी को महसूस किया। कैसे हैं आप? साशा ने पूछा। एकदम सुबह के जैसा मस्त। तुम्हारे क्या हाल हैं? अंकल ने कहा। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा ही होना चाहिए। पेपर कैसे जा रहे हैं? पास तो हो जाओगी? अंकल ने हंसते हुए कहा। साशा ने हाँ में सिर हिलाया और चाय के खाली होते गिलास की गर्मी को हाथों में पकड़ते हुए बोली, पास से थोड़ा सा ज़्यादा। कॉलेज के बाद क्या प्लान है? पता नहीं, प्लेसमेंट होने वाले हैं पर बैठने का मन नहीं है। कंफ्यूज हूँ। ये तो और भी अच्छा है। अच्छा क्यों है? पता तो होना चाहिए ना। जिनको पता नहीं होता उन्हीं तो नए रास्ते मिलते हैं। इट्स गुड टू बी कन्फ्यूज्ड एट टाइम्स। पूरी महाभारत में बस अर्जुन कन्फ्यूज़ हुआ कि लड़ूं कि नहीं, बाकी सबको क्लैरिटी थी कि लड़ना है। वही अकेला दुविधा में पड़ गया था कि क्या करूं। और देखो, इसका फ़ायदा ये हुआ कि गीता बनी। अर्जुन कन्फ्यूज़ ना होता तो कृष्ण गीता कैसे सुनाते? तो साशा, कन्फ्यूज़न अच्छी है। अंकल अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। आपको सब जवाब पता है ना? सारे नहीं पता, कुछ कुछ पता है। दोनों की चाय एक साथ ख़त्म हुई। दोनों ने चाय वालों को एक साथ एक और चाय देने का इशारा किया। दोनों मुस्कुराए। ये बताइए, साशा ने सवाल पूछना शुरू ही किया था कि अंकल ने उसको काटते हुए कहा, सब आज ही पूछ लोगी, कुछ पेपर के बाद के लिए बचा लो। पेपर में अभी समय था, साशा ने कहा। अच्छा ऐसा है, मैं पूछ लेती हूँ, आप पेपर के बाद जवाब दे देना। एक काम करो, तुम सवाल लिख कर दे दो। साशा ने थोड़ा मुंह बनाया, पर अंकल की मुस्कुराहट ऐसी थी कि उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जा सकता था। साशा ने वही चाय वाले से लेकर अखबार के छोटे से टुकड़े पर अपना सवाल लिखकर अंकल को दे दिया। अंकल ने सवाल नहीं देखा। उन्होंने उस कागज़ को अपनी जेब में रख लिया। सवाल देखने के बाद साशा हल्का महसूस कर रही थी। अब लग रहा था कि वह पेपर के लिए तैयार थी। पेपर शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा था। बाबा की नज़र बार बार अपने मोबाइल पर जा रही थी। बाबा की उंगलियां बार बार कंटेंट लिस्ट पर जाती और फिर बार बार फ़ोन पर लॉक कर देती। बाबा ने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाला और एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस गए। बाबा ने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उनकी सांसें फूल रही थीं। अभी भी पेपर में 20 मिनट थे। बाबा से जब बैठा नहीं गया तो वह बाहर निकले और माँ को कॉल किया। इससे पहले कि माँ कुछ बोल पाती, बाबा बोले, तुम ठीक हो? हाँ। तुमको क्या हुआ है? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, रखता हूँ बस, आखिरी पेपर शुरू होने वाला है। तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा, बाबा रो रहे थे। मैं आ जाऊँ? माँ की बात सुनकर बाबा चुप हो गए। माँ ने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो? बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, रखता हूँ। बाबा ने फ़ोन काट दिया। माँ कुछ देर तक फ़ोन हाथ में लिए रही। बाबा आकर अपनी सीट पर बैठ गए और अपना सिर डेस्क में छुपा लिया और पेपर बँटने का इंतज़ार करने लगे। मनोज एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने वाला था। उसको याद आ रहा था कि वह कैसे सालों पहले भागते दौड़ते आखिरी पेपर से पहले अपने गांव के लिए निकला था। इस पेपर को देने में उसको इतने साल लग गए। उसको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने गांव की ज़मीन, दुख की नदी में नहाकर खेत में लौटते हुए पिता दिख रहे थे। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी,
कल केस है, तुम खेत को सड़क मत बनने देना। मनोज की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो बाहर नहीं अंदर देख रही थीं। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे देर में साशा घुसी। उसने बाबा को सिर छुपाए हुए देखा, फिर मनोज पर उसकी नज़र गई। मनोज ट्रांस में था। उसकी नज़र साशा पर नहीं गई। साशा कुछ देर तक मनोज को देखती रही। जब आप किसी को ध्यान से देखते हैं तो वो चेहरा नहीं दिखता जो सामने होता है, बल्कि वहाँ हटकर वो चेहरा आ जाता है जिस चेहरे से या तो आपको नफ़रत है या फिर जिस वर्जन से आपको बहुत प्यार रहा था। हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारी सच्चाई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनती है। हम सच के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हिसाब से इकट्ठा करके उसकी एक शक्ल बना लेते हैं। इसीलिए हमारी सच्चाई ही हमारा सबसे बड़ा डर बन जाती है। रात के सपने से इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी अनफिल्टर्ड सच्चाई आकर हमसे हिसाब मांगने लगती है। पेपर बंटना शुरू हो चुके थे। एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर मीता और गजेंद्र साथ नाश्ता करके कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे। उन्होंने मनोज को हॉल में बैठा हुआ देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक तितली उड़कर मीता की साड़ी पर आकर बैठ गई। गजेंद्र ने उस तितली को उड़ाया। वो तितली अपने रंगीन पंखों से हवा में रंग और फूलों की खुशबू उड़ेलते हुए मीता और गजेंद्र को उड़ाकर 1 साल पहले ले गई। 1 साल पहले गजेंद्र गेस्ट लेक्चर लेकर निकल रहा था। मीता उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मनोज कैसा है? तुम लोग तो मिलते रहते होंगे, मीता ने पूछा। यार वो पहले वाला मनोज नहीं है। मिलते हैं, उसकी किसी न किसी बोरिंग पार्टी में मुलाकात हो जाती है। मनोज के पास सब कुछ है, बस फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्यों इतना तेज भाग रहा है। गजेंद्र की नज़र सड़क पर थी। वह कार से पीछे छूटते हुए पुणे शहर में अपना पुराना शहर ढूंढ रहा था। गजेंद्र को जैसे कुछ याद आया। तुम्हें भी तो मिला था ना, गोवा में कॉन्फ्रेंस थी ना? तुम्हारी मुलाकात कैसी रही थी? बहुत ही कम देर के लिए मिला था। इतनी ही बात हुई कि अगली बार आराम से मिलते हैं, मीता ने कहा। एयरपोर्ट अब बस 2 किलोमीटर बचा था। बातें 2 किलोमीटर से ज़्यादा बची थीं। दूरी कई सालों की थी। साशा मनोज से बात नहीं करती। प्रिया गोवा शिफ्ट हो गई है। मनोज के करियर के अलावा कुछ भी सही नहीं चल रहा था, गजेंद्र ने कहा। मीता ने कुछ सोचा और कहा, करियर पर ब्रेक लग जाए तो शायद फिर से उसका ध्यान फैमिली पर जाए। मनोज के करियर पर ब्रेक केवल खुद मनोज लगा सकता था। गजेंद्र ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, हम भी कर सकते हैं, मीता कहकर मुस्कुराई। मीता की शक्ल पर जानी पहचानी मुस्कान थी। ये वही मुस्कुराहट थी जो मीता के चेहरे पर तभी आती थी जब उसे कोई शरारत सूझती थी। मीता ने आंखों में शरारत भरकर गजेंद्र की आंखों में देखा। नहीं मीता नहीं। हाँ गज्जू हाँ। मीता ने सालों बाद गजेंद्र को गज्जू बोला था। ये वही मीता थी जो कुछ भी कर सकती थी। कार एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मीता ने कार रोकी नहीं। उसने एयरपोर्ट से कार बाहर निकाल ली। अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट बाद चले जाना। मीता ने कार एयरपोर्ट के बाहर निकालकर पार्क कर दी। क्या करना है? गजेंद्र ने पूछा। जब भी मीता के दिमाग में कोई शरारत आती थी तो सवाल ये नहीं करना होता था कि क्या करना है, वो तो मीता ने पहले ही सोच लिया होता था। सवाल ये होता था कि कैसे करना है। कैसे करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, मीता ने कहा। मीता अपने दिमाग में हिसाब किताब करती रही। समय बीतता जा रहा था। फ़्लाइट छूट जाएगी, अगली आ जाएगी, मीता सब कुछ सोच कर बोली। मनोज की डिग्री फेक है, ये बात हम तीनों को पता है। ये बात अगर बाहर आ जाए तो मनोज को प्रैक्टिस रोकनी पड़ेगी, और अगर हम ऐसा कुछ कर लें कि वह कॉलेज अपना फाइनल ईयर करने आ जाए तो शायद उसकी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाए। 1 मिनट, बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा?
अबे नहीं यार, मीता अब एक बड़ी लॉयर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, एक दोस्त की तरह बोल रही थी। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, मनोज के लिए सब कुछ खत्म भी हो सकता है। गजेंद्र इतनी आसानी से मीता की बातों में आने वाला नहीं था। क्या गड़बड़ होगी? उसकी रेपुटेशन। साशा ऐसे ही उससे बात नहीं करना चाहती। उसको पता चलेगा कि सब झूठ था तो। मीता ने गजेंद्र की बात सुनी और उसे लगा कि उसने सब कुछ सही से सोचा नहीं था। मनोज इतना पावरफुल है जो बिना कॉलेज आए भी ये सब मैनेज कर सकता है, गजेंद्र ने कहा। मीता सोच में पड़ गई। अब चलें, फ़्लाइट छूट जाएगी। मीता को ये लगा कि जैसे सब कुछ सही होते होते रह गया। एयरपोर्ट आ चुका था। गजेंद्र ने उतरकर मीता को गले लगाया। मीता बोली, एक बार मनोज के साथ बैठकर बात करते हैं। काश ऐसा हो सकता। ऐसे ही छोड़ भी तो नहीं सकते। मीता अब भी सोच में थी। दोस्त की मदद करना दोनों चाहते थे, लेकिन मदद करने का कोई सही तरीका दोनों के पास नहीं था। अगले कुछ दिन तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तितली ने हवा में उदास रंग छिड़क दिया। मनोज ने टेलीकॉम कंपनी वाला बड़ा केस जीता और उधर मीता सब कुछ जोड़ घटाकर देखने वाला फैसला ले चुकी थी। उसने न्यूज़ में मनोज को देखा और गजेंद्र को कॉल किया। मैंने सोच लिया है, मैं न्यूज़ लीक कर रही हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कॉलेज लेकर आओगे, मीता ने कहा। गजेंद्र भी अब इसके लिए तैयार था। उसने खुद भी पुणे से लौटते हुए एजुकेशनल लीव की बात कर ली थी। मैं भी आऊँगा तो पक्का आ जाएगा। मीता अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने दिनों की तस्वीरें पलट रही थी। उन तस्वीरों को नया करने का समय आ गया था। गजेंद्र ने अपने मन को ब्रेक के लिए तैयार कर लिया था। उस रात मनोज सक्सेस पार्टी में था कि तभी हर जगह न्यूज़ चलने लगी। साशा उस अजनबी घर से भागे हुए लड़के की मदद कर रही थी। प्रिया अपने डर का सामना करने के लिए सुबह से इंतज़ार में थी। मनोज अपने घर में बैठा सिगरेट पीते हुए खिड़की से बाकी घरों को देख रहा था। जज ने कहा, सोच लीजिए, आप शायद जब डिग्री करके आएँ तब तक आपको एक्सेप्ट ना करें। मुझे अपने लिए करना है सर, मनोज ने अपनी जेब में रखे टिश्यू पेपर को छू कर कहा। मनोज पेपर का टाइम टेबल ख़त्म होने से पहले ही बाहर निकल गया। उसको बाहर निकलते हुए साशा और बाबा ने देखा। बाहर मीता और गजेंद्र भी अब टहल रहे थे। तुम्हें कभी डर ही नहीं लगा कि ये प्लान वर्क नहीं करता तो? गजेंद्र ने कहा। प्लान ने वर्क कहाँ किया यार, साशा अब भी बात नहीं करती। मैंने इतनी कोशिश की कि अब भी मनोज से वो बात कर ले। मुझे तो लगा था कि मनोज से ज़्यादा ज़िद्दी है, कॉलेज ना छोड़ दे, मीता ने कहा। पर कम से कम मनोज की रफ़्तार कुछ तो कम हुई, उसको टाइम तो मिला। मुझे लगता है उसका मिनिस्टर से जो पंगा चल रहा है उसमें उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, मीता ने कहा। मनोज उनको पास आता हुआ दिखाई पड़ा। मीता ने चौंक कर घड़ी देखी। जल्दी कैसे निकल आए? तुमने पेपर ही टफ नहीं बनाया था, मनोज हंसा। और 2 घंटे से क्या प्लानिंग हो रही है तुम लोगों की? पेपर देने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि बीच में छोड़कर तुम लोगों के पास आ जाऊं। तो आ जाते, पास तो वैसे भी तुम्हें करवा ही देती, मीता ने कहा। अब तुम्हारे लिए तो कॉलेज आ गया, फिर एक पेपर क्या है? मीता और गजेंद्र चौंके। मतलब? मीता ने पूछा। मतलब क्या कर रहे हो? मैंने एक एजेंसी को ये पता लगाने के लिए हायर किया था कि डिग्री वाली बात किसने लीक की है। कोई भी नहीं मिला। उनकी रिपोर्ट में एक पॉइंट था कि किसी पुराने जाने वाले ने तो नहीं किया। फिर मैंने एक एक चीज़ को रिवाइंड किया तो समझ में आ गया कि तुम्हारा ही काम होगा। गजेंद्र के बस का तो था नहीं। मनोज यह कहकर चुप हो गया। गजेंद्र बोला, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। मनोज ने गजेंद्र को बीच में ही काटा। एक बार बात तो कर लेते, तुम्हारे पास टाइम नहीं था।
गजेंद्र और मीता एक साथ बोले। मनोज ने दोनों को देखा, फिर आसमान को देखा, अपना चेहरा घुमाया और वहीं बेंच पर धंस गया और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, तुम लोग बहुत कमीने हो, पर तुमने सही किया। मीता ने बढ़कर मनोज को गले लगा लिया। गजेंद्र भी उन दोनों के पास आ गया। मनोज ने दोनों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा, अब थैंक यू बुलवाओगे क्या? आओ गले लगो मेरे। तीनों एक दूसरे को गले लगाए हुए समय को रोकने की कोशिश करते रहे। वैसे अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मनोज हंसा। उसकी हंसी में बाकी दोनों की हंसी घुल गई। पेपर छूट चुका था। फाइनल ईयर के लोगों में गजब का उत्साह था। अभी एक दूसरे की टी शर्ट पर परमानेंट मार्कर से लिख रहे थे, टेक केयर, शादी में बुलाना, डू वेल, ऑल द बेस्ट, कीप इन टच, तुम्हारे सारे सपने सच हों, तुम जो हो चाहो बन जाओ। कुछ लोग कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तुमसे लड़की बनकर चैट करने वाला सुकेश था। तुम्हारे कमरे में मैं पैर मारकर भाग जाता था। तमाम बातें थीं। लोग खुश थे और साथ में ये एहसास भी था कि ज़्यादातर लोगों की कॉलेज लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म हो रही थी। ना जाने कितने सपने पूरे होने जा रहे थे। असली दुनिया के घुसने से पहले सबको एक दूसरे की शुभकामनाओं और इस भरोसे की ज़रूरत थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अनुषा ने साशा को गले लगाया और इमोशनल होते हुए बोली, सॉरी और थैंक यू। साशा ने पूछा, क्यों? बस ऐसे ही मन किया, वजह मत पूछना, अनुषा ने कहा। साशा ने अनुषा को और ज़ोर से गले लगा लिया। बाबा सबकी टी शर्ट पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, हर हर महादेव ब्रो। हर बार लिखने में बाबा अपनी उदासी छुपाए जा रहे थे। कॉलेज में उनके दोस्त कम, भक्त ज़्यादा बने थे। टी शर्ट पर अब जगह कम होती जा रही थी और बची हुई बातें बढ़ती जा रही थीं। बाबा साशा के पास पहुंची। बाबा ब्रो, साशा ब्रो, यार लगा नहीं था लेकिन हो ही गया कॉलेज। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अलावा तुम में ही इतना दम है जो कॉलेज छोड़ सकता है। साशा हंसी और बोली, हाँ हो ही गया। तुम बहादुर हो साशा ब्रो। मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं कर पाता। जगह बदलने से चीज़ें आसान नहीं हो जाती बाबा। वैसे एक रिक्वेस्ट है, बोलो ना। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। शासा से ऐसा कुछ आएगा ऐसी उम्मीद बाबा को बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे डैडी का रूममेट था तो तुम ऐसे बदला लोगी? बाबा ने हंसते हुए कहा और साशा को गले लगा लिया। क्लास की एक फ़ोटो खिंचवानी थी कि भीड़ से एकदम से आवाज़ आई कि मनोज सर कहाँ हैं। पूरी क्लास मनोज सर को ढूंढने लगी। मनोज दूर से सब देख रहा था। जाओ मनोज, मीता ने कहा, स्पेशल बैच है, इतने बड़े आदमी के साथ पास हो रहा है। मनोज के आते ही फ़ोटो पूरी हो गई। मनोज भी सबको गले लगाकर बेस्ट विशेस देने लगा। केवल 2 लोग ऐसे बचे जिन्होंने मनोज को गले नहीं लगाया था। मनोज ने साशा को ढूंढा, फिर फ़ोटो खिंचवाने के बाद ही एकदम से गायब हो गई। भीड़ छटने के बाद अनुषा मनोज के पास आई। मुझे कुछ कहना है। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आपसे बहुत प्यार है। मनोज ने अनुषा को रोकने की कोशिश शुरू की ही थी कि अनुषा ने उसको रोककर कहा, मुझे बोलने दीजिए वरना मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी। मनोज उसकी बात सुनने लगा। अनुषा ने अपनी बात जारी रखी। आप चाहते तो कुछ भी फ़ायदा उठा सकते थे मेरा। मैं अपने आप को और आपको कभी नहीं रोकती। आपके साथ मैं डिनर वाली शाम मेरी कॉलेज की बेस्ट शाम थी। यू नो वाई आई लव यू? बिकॉज यू आर flawed like me. Having flaw doesn't mean we are wrong. It means we can do better. आप अच्छे आदमी हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मनोज ने बीच में रोकने की कोशिश की लेकिन अनुषा ने रोकते हुए कहा,
मुझे कह लेने दीजिए, बाद में शायद मैं कभी ना कह पाऊँ। अनुषा ने मनोज को गले लगा लिया और बोली, हम कभी साल में एक आध बार बात कर सकते हैं क्या? मैं कभी कॉल नहीं करूँगी, बस मुझे इंश्योरेंस चाहिए कि मैं आपको कॉल कर सकती हूँ मेरे बर्थडे पर। आप भले फ़ोन मत उठाना, लेकिन मना मत करना प्लीज़। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनुषा ने गले लगे लगे जोड़ा, अ हग लॉन्गर दैन 20 seconds will produce hormones into your body that makes you trust the individual who is hugging you। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है, ये झूठ हो। मनोज ये सुनकर मुस्कुराया। 20 सेकंड से बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। मनोज ने अनुषा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मैं बर्थडे पर कॉल करूँगा। मनोज ने आसपास लोगों से पूछा, किसी ने भी साशा को नहीं देखा। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। मनोज ने जैसे ही साशा को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो देखा उसकी असिस्टेंट के कई मिस कॉल उसके फ़ोन में थे। टेलीकॉम कंपनी पर नई जांच बैठ गई थी। हेड ऑफिस के लोग पैनिक कर गए थे, मनोज से तुरंत मिलना चाहते थे। मनोज इस समय किसी से मिलना नहीं चाहता था। ये वो पल था जिसका इंतज़ार मनोज ने 30 साल किया था। मनोज के कुछ काम तो पूरे हुए थे, लेकिन कुछ काम बाकी थे। उसने मीटिंग फ़िक्स की और फिर से एक बार साशा को कॉल किया। साशा वहाँ नहीं थी, बहुत दूर थी। मनोज अभी बेमन से मीटिंग फ़िक्स कर ही चुका था कि टेलीकॉम मिनिस्टर का आदमी उसके कॉलेज में मिलने आ पहुँचा। मैंने मना किया है, फिर भी आप आ जाते हैं, मनोज ने कहा। मिनिस्टर के आदमी ने फ़ोन मनोज के सामने किया। मैंने मना किया है, फिर भी आपके लोग क्यों आते हैं? टेलीकॉम मिनिस्टर ने मनोज की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मनोज जी, आप भूल ना जाएं, इसलिए बस रूटीन चेकअप के लिए। पेपर ख़त्म होने की बधाई। मनोज को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। मिनिस्टर के आदमी ने मनोज को अपडेट दिया कि उसके कहे हुए अनुसार जांच एजेंसियों को कंपनी के पीछे लगा दिया गया है। मीडिया ने भी कंपनी पर टैक्स चोरी का मोरल प्रेशर बना रखा है। उधर मीता सभी लोगों को आकर अपनी शुभकामनाएं दे रही थी। बाकी दोनों ही सालों के स्टूडेंट ये सब देखकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। आज तो आप लोग पार्टी करो, कल सुबह सबको क्लास में आना है। मीता ने जैसे ही कहा, एकदम से शांति छा गई। पूरे बैच को अंदाज़ा था कि कल क्लास में क्या होने वाला है। आगे की कहानी अगले भाग में।